4 गोरी सालियों का एक काला देहाती जीजा। दीदी, आप ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो? आपने माँ बाबूजी को मना क्यों नहीं किया रिश्ते के लिए? हाँ दीदी, आपके होने वाले पति पता है कितने काले हैं। इतने काले इंसान के साथ आप कैसे रहोगी? हे भगवान, मुझे तो उन्हें जीजू कहने में भी बहुत शर्म आएगी। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है दीदी। आप जानती हो, आपके होने वाले पति शहर में रहने के बाद भी गवारों की तरह रहते हैं। उन्हें तो कपड़े पहनने का कोई भी सेंस नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इंसान दिल का साफ होना चाहिए। शक्ल से तो हर कोई साफ होता ही है। सलोनी की चारों छोटी बहन उसे शादी न करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन सलोनी उनकी एक नहीं सुनती। कुछ ही दिनों में सलोनी की शादी विक्रम से हो जाती है। विक्रम रंगत में काला था और उसका पहनावा थोड़ा सा देहाती था। शादी होने के बाद सलोनी अपने पति विक्रम के साथ उसके घर चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सलोनी की चारों छोटी बहनें फोन करके उससे कहती हैं, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी दीदी। आप गांव क्यों नहीं आ रही हो हमसे मिलने? अरे काले जीजू को बोलो कि वो आपको हमसे मिलने के लिए यहाँ ले आए। आपको तो उनके साथ आने में भी शर्म आएगी ना दीदी? तुम चारों कैसी बात कर रही हो? भला मुझे उनके साथ आने में क्यों शर्म आएगी? अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं सकती। क्यों ना तुम चारों एक काम करो, तुम चारों ही मेरे ससुराल में आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पारुल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी, हम चारों बहनें आपसे मिलने के लिए आपके ससुराल में आ रही हैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है। सलोनी की चारों बहनें पैकिंग करने के बाद अपनी बहन के घर पहुंच जाती हैं, जहां वो उसे देखते ही गले से लगा लेती हैं। 1-2 दिन वो अच्छे से रहती हैं और 1-2 दिन में विक्रम की तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर विक्रम बैठा हुआ अपनी चारों सालियों से कहता है, अरे तुम चारों जब से यहाँ आई हो, एक बार ही बाहर घूमने नहीं गई हो। क्या तुम चारों बाहर घूमने नहीं चलोगी? विक्रम की बात सुनकर वो चारों एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगती हैं। इन काले सांड के साथ कौन जाना चाहेगा? लोग हमें इनके साथ देखेंगे तो कहेंगे कि पतासे के ऊपर कौवा मंडरा रहा है। कोयल की बात सुनकर वो चारों हंसने लगती हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे काले जीजाजी अमीर बहुत हैं। अगर चलेंगे तो खूब खर्चा करवा सकेंगे। फिर तो हमारा चलना बनता ही है। एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने के बाद पारुल कहती है, हाँ जीजाजी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं अच्छी जगह घूमने नहीं गए। आप हमें घुमा कर लेकर आओ, साथ में दीदी भी चलेंगी। विक्रम उन चारों की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपनी चारों सालियों और अपनी पत्नी को एक साथ घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन उसकी चारों सहेलियां उससे दूर दूर होकर चलने लगती हैं। अरे सलोनी, आखिर इन चारों को हुआ क्या है? क्या इन्हें मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है क्योंकि मैं काला हूँ? आप ही कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहनें ऐसी नहीं है। और फिर काले हो तो क्या हुआ, आपका दिल तो साफ है ना। सलोनी के ऐसा कहने पर विक्रम उसे गले से लगा लेता है और माथे पर उसे एक प्यारी सी किस देता है। ये सब पारुल, कोयल, मोना और शिल्पा देखकर मुंह बनाने लगती हैं। मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता। दीदी ने पता नहीं इनके अंदर क्या देखा है, हमारे काले जीजा। मैं अगर शादी करूंगी तो एक हैंडसम से लड़के के साथ करूंगी, ऐसे काले कलूटे के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो चारों हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो सिनेमा हॉल के अंदर भी अपने जीजा और दीदी से थोड़ा दूर होकर बैठती हैं। सिनेमा हॉल के बाद वो सभी एक क्लब में जाते हैं, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां डांस करते करते विक्रम अपनी चारों सालियों के पास आ जाता है। अरे कितना अच्छा माहौल है, आज तो मैं अपनी चारों सालियों के साथ डांस करूंगा। विक्रम ऐसा सोचकर उनके साथ डांस तो करने लगता है, लेकिन वो चारों एक एक करके वहां से गायब हो जाती हैं और कहीं और जाकर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम वापस सलोनी के पास आ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में डीजे पर एक गाना बजाया जाता है। जीजा तू काला मैं गोरी घनी, ओ जीजा तू काला मैं गोरी घनी, फोटो खिंचवावे
फोटो खिंचवावे दोनों जाने, ओ जीजा जीजा तू काला मैं गोरी खनी। गाने पर चारों सालियां खूब नाचती हैं, जिससे बेचारे विक्रम को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। लेकिन फिर भी वो अपनी चारों सालियों को कुछ नहीं कहता और शाम रहते वो वापस उन्हें घर ले आता। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है। अब वो अपने जीजा से ज्यादा मतलब नहीं रखती और हमेशा उन्हें उनके रंगत और उनके पहनावे के ऊपर ताने कसने लगती हैं। इस बात से सलोनी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी चारों बहनों को कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते वो विक्रम से कहती है, वैसे मेरी चारों बहनें अब बड़ी हो रही हैं, क्यों ना हम इन चारों के लिए भी रिश्ते ढूंढ लें। वैसे मैं एक घर जानता हूँ जहाँ 4 भाई हैं, सभी सुंदर भी हैं और पैसे वाले भी। वहाँ मेरी चारों सालियां खुशी खुशी रह सकती हैं। सलोनी इस रिश्ते के बारे में अपनी चारों बहनों को बताती है, जिसके बाद वो चारों के चारों सुंदर लड़कों का नाम सुनते ही रिश्तों के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उन चारों की शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे अपनी बहन और अपने जीजा से मतलब रखना बंद कर देती हैं। दीदी, आप मुझे बार बार कॉल मत किया करो और जीजा को कहो कि यहाँ बार बार आना जाना भी बंद कर दे। एक तो वो रंगत से ऐसे है, हमारे परिवार में मिलते जुलते भी नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पर आए। ये विक्रम फोन पर सुन लेता है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से विक्रम और सलोनी उन चारों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही उन चारों के पति घर पर लेट नाइट आते हैं, रात भर पार्टियां करते हैं और उनसे मतलब भी नहीं रखते। ये सब क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? जब देखो हमारे पति तो बाहर ही घूमते रहते हैं। सलोनी दीदी विक्रम जीजा के साथ कितना खुश रहती हैं और जीजा भी उनका कितना ख्याल रखते हैं। काश हमने भी अपनी दीदी की तरह सोचा होता और उनकी तरह गोरे रंग पर न मरकर ऐसा इंसान ढूंढा होता जो प्यार भी करता और केयरिंग भी रहता। धीरे धीरे उन चारों के पति उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखते, मानो जैसे घर में फॉर्मेलिटी के लिए उनसे शादी कर ली हो। वहीं दूसरी तरफ एक दिन उन चारों को अपने पतियों की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपनी दीदी और अपने जीजा के पास आ जाते हैं। माफ कर दो जीजा जी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसी की सजा हमें मिल रही है। हमें अपनी गलती का एहसास है। अपने पतियों की सुंदरता तो देखी, लेकिन उनका दिल नहीं देखा, जैसे दीदी ने आपका दिल देखा था। काश हमने भी ऐसा ही किया होता। उन चारों को अपनी गलती का एहसास होते हुए देख विक्रम उन चारों से कहता है, तुम चारों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम चिंता मत करो, तुम चारों के पति को मैं लाइन पर लेकर आऊंगा। विक्रम अपने चारों सालियों की जिंदगी ठीक करने के लिए उनके चारों पतियों से बात करता है और उन्हें आखिरी धमकी देता है, जिसके चलते वो चारों विक्रम की बात मान लेते हैं और अपनी पत्नियों के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अर्पिता अपने दोनों बेटों के लिए एक शहर की बहू लाई थी और एक गांव की, जिसमें छोटी बहू श्वेता बहुत ही गोरी थी तो वहीं बड़ी बहू बेहद काली थी। शुरू से ही लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे। अर्पिता को अपने बेटे के लिए काजल रंग रूप से पसंद नहीं थी, लेकिन चंद दहेज के चक्कर में अपने बेटे शिवाय की शादी उससे वो कर देती है। दोनों बहू का गृह प्रवेश कर वो घर के अंदर लाती है। हाय मेरी चांद सी छोटी बहू कितनी सुंदर है, और एक ये है कल्लो माई। माँ, छोटी भाभी कितनी सुंदर है। हाँ, बड़ी भाभी भी सुंदर ही लाती ना, बिल्कुल श्वेता भाभी जैसी। क्यों काली कलूटी ले? अब मैं सबको कैसे मिलवाऊंगी, मेरी बड़ी भाभी इतनी काली हैं। बेटा जो हो गया सो हो गया। पता नहीं उस वक्त मेरे मन में क्या आया और मैंने अपने बेटे शिवाय का ब्याह इससे रचा दिया। पता भी है माँ जी, मेरी मम्मी कहती थी जब मैं छोटी थी और होने वाली थी तो उन्होंने मेरे समय में खूब काजू बादाम खाए और दूध पिया है, इसलिए मैं इतनी गोरी चिट्टी पैदा हुई हूँ। जेठानी जी की मम्मी ने ये सब खाया नहीं होगा और वो थोड़े गरीब भी तो हैं, कोयले की तरह दिखना तो उनके लिए आम है। हाँ, ये तूने 100% सच कहा। माँ जी, श्वेता, तुम्हारा इस तरीके से मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे माता पिता ने कितनी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये सब मैं ही जानती हूँ। खाने पीने से चेहरे पर रंगत नहीं आती। देखो तो माँ, आती काली भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है।
अरे माँ, क्यों इस बेचारी को कुछ कह रही हो? इतनी तो सुंदर और प्यारी है। हाँ, बस रंग थोड़ा गहरा है। वैसे भी बहुत समय हो गया है, अब हमें सो जाना चाहिए। आओ काजल। तभी सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर बड़ी बहू साफ सफाई करके पूजा पाठ कर देती है। जब वो अपनी सास के पैर छूती है तो उसकी देखा देखी गोरी बहू भी पैर छूती है। तो सास अर्पिता से कहती है, बहू तुम मेरे पैर मत छुओ, तुम तो मेरे गले लगा करो, मेरी बेटी जो हो। ए काली बहू, इधर आ, जा जाकर खाना बना, मेरे लिए दाल मखनी और चने का पराठा। छोटी बहू तू क्या खाएगी? दीदी मेरे लिए तो आप मैंगो शेक और दही भल्ले बना दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है ना, मुझसे और कुछ ऑयली खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं यही बना दूंगी। ये सुनकर बड़ी बहू रसोई में अकेली सबकी फरमाइश का खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे बहुत पसीने आते हैं और वो कहती है, हाय कितनी गर्मी हो रही है, ज्यादा आम का जूस बना लेती हूँ, सब पी लेंगे और मैं भी। एक तो रसोई भी ऐसी जगह है कि खाना बनाने की गर्मी से और भपका हो रहा है यहाँ। तभी वो सबके लिए खाना बना कर ली जाती है, जिसे खाकर सब खाने की तारीफ करते हैं। पर अर्पिता नहीं करती और कहती है, अरे तुम लोग तो खाने की ऐसी तारीफ कर रहे हो जैसे कभी मैंने इतना अच्छा खाना बनाया ही नहीं। छोटी बहू भी इतना ही अच्छा खाना बनाती है तो भी मेरा रिएक्शन यही होता, काली बिल्ली मुझे जूस दे। भाभी मुझे भी आम का जूस और चाहिए, मुझे पीना है, अच्छा बनाया है आपने, थोड़ी सी बर्फ डाल दो। मुझे भी। और मुझे भी दीदी, 2 बर्फ एक्स्ट्रा डालना। ये सुनकर सब आम का जूस मांगते हैं, जिसे काजल के लिए एक भी आम की जूस की बूंद नहीं बचती। सबकी खाना खाने के बाद वो डाइनिंग टेबल और रसोई साफ करती है और अंत में खाना खाती है। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा चाहिए। गांव में तो मैं दही या लस्सी से रोटी खाती थी, तब जाकर मेरा पेट भरता था, या तो जूस भी नहीं रखा। ये कहकर काजल रूखा सूखा खाना खा लेती है। वक्त गुजरता है। अर्पिता अपनी बड़ी बहू को हमेशा कालीपन का ताना दिया करती थी और हमेशा उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसे एक पल के लिए चैन से बैठने नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर अर्पिता अपनी छोटी बहू का खास ख्याल रखती थी। उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। पड़ोसियों के आगे उसकी तारीफ करती थी। ज्यादा गर्मी लगने से एक दिन श्वेता परेशान होकर कहती है, माँ जी मुझसे और गर्मी में नहीं रहा जाता, कब तक ठंडा पानी पीकर बर्फ को अपने चेहरे पर लगाकर मैं काम चलाऊं? मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए और इसको थोड़ा रेनोवेट भी करवा दीजिए। अरे मेरी बहू को गर्मी लग रही है, तेरी ससुराल में पहली गर्मी है, चिंता मत कर। ठीक है, मैं एसी लगवा देती हूँ और इसमें 1 हफ्ता लगेगा। हाँ, जब तक तू काजल बहू के कमरे में रह ले। क्यों काजल बहू? और तू जब तक बाहर टीन वाले कमरे में रह ले, तुझे तो एसी की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो तू गाँव से आई है। हाँ माँ जी, पर बाहर बहुत गर्मी है, मैं टीन के कमरे में कैसे रहूंगी, वहाँ कोई पंखा वंखा भी नहीं है। मेरी भी तो ससुराल में पहली गर्मी है। तो क्या हुआ, टेबल फैन ले जा, रात को घर में सो जाना। शिवाय तो बाहर रहता है, बची तू इतना एडजस्ट नहीं कर सकती, वैसे भी काली है, कौन सी गल जाएगी टीन के कमरे में। बड़ा ही ससुराल में अपनी पहली गर्मी मनाने वाली। ठीक है माँ जी। अगले दिन से ही अर्पिता अपनी गोरी बहू के लिए उसके कमरे को रेनोवेट कर देती है। वहीं दूसरी ओर भरी दोपहरी में काजल परेशान होती है और अपने पल्लू से हवा करते हुए कहती है, बाप रे बाप, बहुत गर्मी हो रही है। ऐसा करती हूँ, चद्दर को गीली करके ओढ़ लेती हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी, वरना ये टिन तो गर्मी से तप गई है। काजल गर्मी से बचने के लिए ऐसे ही करती है। शाम को शिवाय आ जाता है तो वो उसी घर के सोफे पर सोता है, पर अर्पिता रात में उसे वहाँ सोने नहीं देती। दिन में काजल को गर्मी परेशान करती है और रात को मच्छर, जिससे उसके हाथ पैर चेहरे पर बहुत सारे मच्छर काट लेते हैं। उसकी शक्ल देखकर देवरानी हंसती है। दीदी ये कैसी आपने बंदरिया जैसी शक्ल बना ली? अरे रात में टिन में बहुत मच्छरों ने काटा है। ओह, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। ऐसे ही हफ्ता भर काजल टीन के कमरे में अकेली तपती है। गर्मी कम करने के लिए वो बर्फ लेती है तो अर्पिता उसे डांटती है। ओहो, कलूटन सारी बर्फ तू ही ले जाएगी क्या? हमें भी गर्मी लगती है, रख इसे। नहीं माँ जी, मैंने तो इतने दिन से आज ली है। हो गया तेरा, मुझे तेरी और बकवास नहीं सुननी, जाकर नींबू पानी बना, गर्मी लग रही है। अर्पिता की बात सुनकर काजल रसोई में नींबू पानी बनाती है और रोते हुए कहती है, सोचा था ससुराल में पहली गर्मी में बहुत अच्छे से रहूंगी, पर नहीं, यहाँ तो बस माँ जी को देवरानी की हालत दिखाई देती है, मेरी नहीं।
वक्त गुजरता है। गोरी बहू अपने एसी वाले कमरे में रहने लगती है और काजल वापस अपने कमरे में आ जाती है। घर का सारा काम करने के बाद वो 2 मिनट के लिए एसी वाले कमरे में बैठ जाती थी तो सास, ननंद, देवरानी उसे बहुत सुनाया करते थे। एक शाम गर्मी की वजह से अर्पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो उल्टी कर देती है। ऐसे में वो अपनी चहेती बहू श्वेता को बुलाती है, मगर वो कहती है, ना 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 माँ जी, मुझे मत बुलाइए। ना तो मुझसे ये उल्टी देखी जा रही है, ना बर्दाश्त हो रहा है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, आप बड़ी दीदी को ही बुला लीजिए। मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। श्वेता बहू, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, कम से कम मुझे उठाकर पानी तो पिला दे। नहीं माँ जी, ची 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 ची। माँ जी ये लीजिए, पानी पीजिए। तभी बड़ी बहू आकर अर्पिता को संभालती है, वहाँ की उल्टी साफ करती है, फिर उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर डिहाइड्रेशन की दवाई और पानी पीने की सलाह देता है। घर आकर अर्पिता श्वेता से कहती है, छोटी बहू, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया, तेरे कमरे में एसी लगवाई, तुझे घर का एक काम नहीं करने दिया और तूने मेरी परवाह नहीं की। जबकि काजल बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि तू टिन के कमरे में रही, तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं भी घर के सारे काम करूंगी। माँ जी आप ख्याल रखिए, और मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा तो माफी किस बात की। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और श्वेता घर के कामों में काजल का हाथ बटाती है। साथ ही काजल के कमरे में भी एसी लग जाता है।